हाय गाइस, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? अच्छी चल रही है ना? उस अच्छी प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाने आ गए हैं फिर से आई सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो अपन ने पहले वीडियो में क्या वादा किया था? अपन लेके आएंगे इकोनॉमी की पूरी सीरीज। तो अपन उसी सीरीज को स्टार्ट करते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक क्या? डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड एंड सप्लाई कॉमन सा टॉपिक, आप क्या बोलोगे? क्या यार ये टॉपिक कोर्स में कहीं है क्या, सिलेबस में है क्या? है, वैसे सिलेबस में आपको मिलेगा। और नहीं भी लिखा हो किसी कोई कंपटीशन एग्जाम में, फिर भी आपको ये मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये इकोनॉमी है। इकोनॉमी क्या है? यही है। ये आपको समझ आ गया डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ये दोनों क्या करते हैं। जो इकोनॉमी में ये जो करते हैं ना, सब कुछ यही करते हैं। आपने इनको पकड़ लिया ना, फिर इकोनॉमी को पकड़ना आसान है, क्योंकि ये टॉपिक हर जगह काम आएगा आपके। इन्फ्लेशन में काम आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी में, फिजिकल पॉलिसी में। कोई भी अवसर उद्योग वगैरह ले लो, है ना, इनके बिना कुछ नहीं चलता है। इनको समझना मतलब इकोनॉमी को समझना, इसको रटना नहीं है। ये टॉपिक्स समझने लायक टॉपिक्स हैं। इनके सीधे क्वेश्चन आए नहीं आए, लेकिन एप्लीकेशन बहुत जगह है। डे टू डे लाइफ में भी यही टॉपिक यूज आएगा। ये केवल एस्पिरेंट के लिए नहीं, जो आम आदमी है वो भी ये टॉपिक समझ गया, है ना। भले ही आपका पढ़ाई से कोई रिलेशन नहीं, लेकिन फिर भी आप ये टॉपिक समझ गए ना, आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में आप एक्सेल करोगे। कैसे, वो आपको क्लास के बाद पता लग जाएगा। चलो अपन स्टार्ट करते हैं डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड से, है ना। डिमांड क्या होती है? कॉमन सी बात, डिमांड। अपन सुनते हैं कि यार इस चीज की बहुत डिमांड है मार्केट में, यार ये चीज तो, उसके यार कोल्ड कॉफी की बहुत डिमांड है, इसकी मिठाई की बहुत डिमांड है, उस व्यक्ति के पर्टिकुलर समोसे की बहुत डिमांड है ना, कारों की बहुत डिमांड है, यार वो नई कार आई है ऑडी की बहुत डिमांड है। कैसे पता किया आपने? आप तो क्या सोचते हो कॉमन सेंस में, एक आम आदमी क्या सोचता है कि यार इच्छा, खरीदने की जिसकी भी इच्छा लगती है ना कि यार मेरे को ये कार लेनी है, मतलब उसकी डिमांड है। तो क्या केवल इच्छा होने से ही डिमांड हो गई? क्या और भी कुछ होना चाहिए? तो ये भी जानेंगे अपन। एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ, सिंपल सा है। एक आदमी होता है, उसके पास खूब सारे पैसे हैं, जमीन बेची होगी, पैसे आए होंगे। अब पैसे तो आ गए, अब बोले पैसे का क्या करूं मैं, पैसे पड़े रहने से तो कम ही होंगे। तो उसने कहा यार कोई बिजनेस लगाता हूँ। तो उसने पता किया मार्केट में, फिर आप जैसे उसके दोस्त थे अच्छे, अरे आप होनहार हो ऐसे नहीं, आपसे संपर्क किया उसने। उसको आपको पूछा क्या करना चाहिए मुझे। सलाहकार तो आप, पता है आपसे बेस्ट कोई सलाहकार है क्या दुनिया में? नहीं। आपने कहा यार देख, अपने गांव में क्या है ना, कार का कोई शोरूम नहीं है, और कार की डिमांड बहुत है। कैसे कि यार उसको भी लेनी है, चार नाम गिना देगा आपको, ये देखो सबको कार चाहिए, सबके पास देखो, मेरे को भी चाहिए, उसको भी चाहिए, तू भी लेगा? आप, वो आपको पूछता है तुम भी लोगे क्या? अरे हाँ बिल्कुल यार, पहले ग्राहक नहीं जो, है ना, इस तरह से वो बोलता है। मतलब आपको कन्विंस कर देगा फुल तरह से। अब ये बात हो गई, तो उसने कार का शोरूम खोल लिया। अब कार का शोरूम खोलने के बाद क्या हुआ? कोई ग्राहक ही नहीं आया। अब वो आपके पास आया, यार आप तो कह रहे थे खूब डिमांड है, कोई लेने आप भी नहीं आए, ऐसा क्यों? कि यार इच्छा तो मेरी बहुत है, बट क्या नहीं है? पैसा। पैसा चाहिए ना, पैसे के बिना क्या डिमांड है? तो भुगतान करने की क्षमता नहीं है, एबिलिटी टू पे नहीं है। डिजायर तो है मेरी, लेकिन पैसा नहीं है। बिना पैसे की डिमांड बनी क्या? केवल मन में सोच रहे हो, सपने देख रहे हो, कार लो या साइकिल लो, पैसे तो साइकिल के भी नहीं है। वो भी बोले कोई फाइनेंस कर दे यार, किसी दोस्त को बोले यार उधार दे दे, साइकिल लेनी है। तो क्या है, क्या आपकी भुगतान की क्षमता नहीं है? तो फिर क्या डिमांड हुई? नहीं हुई। केवल सोचने से डिमांड नहीं होती। और क्या चाहिए? चलो अब 10 में से 4 लोगों 6 लोगों ने तो बोल दिया पैसा नहीं है। 4 बचे थे, 4 दोस्तों को पूछा यार तुम तो पैसे वाले हो, हमारे सारा फाइनेंस हुई, तुम कॉफी वॉफी का खर्चा तुम ही करते हो, अब यार तुम खरीद लो। तो उन्होंने कहा यार खरीदना तो है, लेकिन अभी इच्छा नहीं है, थोड़े दिन बाद खरीदूंगा। अब आप तो बिजनेसमैन हो, थोड़े दिन बाद फिर फोन किया, उसने कहा थोड़े दिन बाद खरीदूंगा। तो ऐसे ऐसे करते क्या हुआ, तो उसने कोई निश्चित अवधि तो बताई नहीं कि मेरे को खरीदनी है, अब आपको गोली दे रहा है, सीधी सी बात है, आपको भी समझ आ गई। तो बेसिकली क्या, कोई अवधि नहीं बताई, खरीदना है, फ्यूचर में खरीदेंगे, तो उसकी डिमांड क्रिएट हुई क्या? नहीं हुई। अपन सोचते ना बच्चे होते तो बड़ा होकर मैं कार खरीदूंगा, बड़ा कब हो गए, कब कार खरीदोगे, तो कार वाले आपके लिए वेट थोड़ी कर रहे हैं। लास्ट में क्या, एक निश्चित मूल्य पर, दोनों एक मूल्य पे असर्टेन होने चाहिए। कैसे? आपकी लोकेलिटी में कोई कोल्ड कॉफी की शॉप है ना, जहाँ स्टूडेंट रहते हैं वहां तो शॉप होगी, आपको पीने की इच्छा भी है, इतनी क्षमता तो है ही है, इतने तो पैसे होते ही है कि कोल्ड कॉफी पी लो। ठीक है, गए, देखा मेन्यू कार्ड, 200 रुपए कॉफी के, आपने सोचा यार 50 रुपए में पिलाए तो ठीक है। तो जो प्राइस पॉइंट पे आप चाहते हो और जो प्राइस पॉइंट पे वो बेच रहा है, उसमें क्या सहमति है? नहीं है। तो क्या डिमांड हुई उस कॉफी की? वो कॉफी 200 रुपए में बिक जाएगी? नहीं बिकेगी। लोकेलिटी वैसी है, स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट 50 रुपए पे कर पाएंगे आपको,
है ना? उस मूल्य पे क्या कोई खरीद रहा है? नहीं खरीद रहा है, तो क्या उसकी डिमांड है? नहीं है। तो डिमांड में क्या घटक देखे अपन ने? सबसे पहले इच्छा, इच्छा के बिना तो डिमांड होगी नहीं। इच्छा के बाद क्या? पैसा, बेसिकली कैपेसिटी। फिर कैपेसिटी के बाद क्या चाहिएगा? एक टाइम पीरियड चाहिएगा, किस टाइम पीरियड में खरीदना है, और उसके बाद क्या? एक सर्टेन प्राइस, जो ना डिसाइड करे। तो ये सब चीजें हैं तो आपकी क्या है? डिमांड है। यदि ये नहीं है, कोई भी एक मिसिंग है, तो फिर क्या है? डिमांड नहीं है। इतना ही समझना है, कंसेप्ट डिमांड यही है। अब और अब इसकी डेफिनेशन में आपको पीएचडी नहीं करनी है। चार चीजें समझ गए, तो अब आप मार्केट में कहीं भी जाते हो, कोई भी आपको दुकान भी खोलनी है, कोई घर वाला भी खोल रहा हो, सलाह दे सकते हो कि यार तुम, वहां लोग खरीदना तो चाहते हैं लेकिन यार उनकी अभी कैपेसिटी नहीं है, या अभी इस पीरियड में नहीं खरीदना चाहते, वो कह रहे हैं कि यार बाद में देखेंगे क्योंकि अभी थोड़ी मंदी का सीजन चल रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं है तो वो खरीदेंगे नहीं। और जिस प्राइस पॉइंट पे आप दुकान में वो आइटम बेचना चाह रहे हो, उस प्राइस पॉइंट पर नहीं बिकेगा, तो आप किसी को भी सलाह दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो। अब आप तो एक्सपर्ट बन रहे हो। फिर सेकंड बात आई, ठीक है, ये बात समझ गए डिमांड क्या होती है। अब क्या डिमांड को कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं? किस किस से डिमांड में कुछ न कुछ इफेक्ट आता है? क्या डिमांड को असर्टेन कौन करता है? कौन फैक्टर है जो डिमांड को डिसाइड करता है? क्या फैक्टर्स हो गए? अपन एक वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले बात क्या हुई? अपन ने कोल्ड कॉफी के केस में करी, प्राइस। लोग प्राइस सेंसिटिव होते हैं। क्यों? डिमांड किसके पर्सपेक्टिव से होती है? डिमांड होती है कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, और कंज्यूमर क्या होता है? प्राइस सेंसिटिव। कंज्यूमर को बोलो फ्लिपकार्ट पे आज ये आइटम 100 रुपए का है, कल ये 50 रुपए में मिल रहा है, 50 रुपए में जैसे ही मिलने लगा, लोग प्राइस सेंसिटिव, भागे भागे खरीदो, फटाफट खरीदना है, ठीक है। और 120 का हो गया तो क्या रहने दो, अपना कोई जरूरत नहीं है, सस्ता होगा तब देखेंगे। तो लोग क्या है? प्राइस सेंसिटिव। तो अपने को क्या समझ आया अपनी इस बात से, कि जब भी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे, क्योंकि यही मेजर कंसेप्ट है। अभी एक बार इतना समझ लिया अपन ने, फिर अपन आगे पूरे ग्राफ के साथ पढ़ेंगे इसको। तो पहला क्या फैक्टर प्रभावित करता है? प्राइस। एक तो अभी की प्राइस हो गई, और क्या? फ्यूचर प्राइस। कैसे प्रभावित करती फ्यूचर प्राइस? आप सिंपल सा एग्जांपल लो, आपके आसपास पेट्रोल की रेट्स घोषणा हो जाए, मतलब आजकल तो पेट्रोल की रेट वेरिएबल होती है, तो पता लगे कल पेट्रोल 3 रुपए महंगा बिकेगा, सभी पहुंचेंगे एक्टिवा लेके या जो भी कार लेके कि टंकी फुल करो भाई मेरी, आज के आज करो, कल 12 बजे से तो रेटें बढ़ जाएगी। तो क्या हुआ? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर की प्राइस एक्सपेक्टेशन क्या है? यदि आपको लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी, तो आपने क्या है? डिमांड आज बढ़ा दी। और यही लगता कल आता कि भाई कल पेट्रोल 3 रुपए सस्ता है, अब आपकी गाड़ी में भले थोड़ा सा तेल है कि यार थोड़ा घर तक धक्का दे के चला लेंगे यार, कल भरवाएंगे, आज भरवाएंगे तो ज्यादा लगेंगे रुपए, ठीक है, या आज कहीं नहीं जाएंगे, कल ही भरवाएंगे। तो क्या हुआ? फ्यूचर में आपको लग रहा है प्राइस कम हो रही है, तो आप क्या करोगे करोगे आज नहीं खरीदोगे, आज डिमांड आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट समझ गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कंज्यूमर की इनकम। अब देखो प्राइस तो हो गई, अब डिमांड किसका पर्सपेक्टिव है? कंज्यूमर का, खरीदने वाले का ना, खरीदने वाले की है। अब एक आम आदमी है जो 10,000 रुपए महीने कमाता है, और वो महीने में एक बार होटल जाता है, ठीक है। अब वही उसकी इनकम, सैलरी बढ़ गई, 10 से 15 हजार हो गई। अब उसके पास कुछ तो सेविंग होगी। अब वो सोचता है यार जब मैं महीने में एक बार जा रहा था, अब यार मैं 2-3 बार जा सकता हूँ, है ना। तब रेस्टोरेंट में डिमांड बढ़ी है। क्यों बढ़ी? क्योंकि उस कंज्यूमर की इनकम बढ़ी है। तो नॉर्मली क्या होता है? इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। प्राइस के केस में उल्टा था, इनकम के केस में क्या है? सीधा सीधा दोस्ती है, इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक है भाई, जो कॉफी में अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, अब मैं पैसे वाला बन गया हूं तो मैं अफोर्ड कर पाऊंगा, मेरी इनकम बढ़ी है, अब मैं खर्चा ज्यादा करूंगा, ठीक है। पहले मेरे पास साइकिल लेने के भी पैसे नहीं थे, अब मेरी इनकम बढ़ गई, अब मैं कार ले सकता हूँ तो कार की भी डिमांड बढ़ा दूंगा। तो सिंपल सी बात है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। नेक्स्ट, कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है ना, वो मैटर करती है, वो अफेक्ट करती है। अब कोई चीज भले आप सस्ती दे दो, लेकिन उसको चाहिए ही नहीं, उसको लेना ही नहीं है, उसको चाहिए स्मार्ट टीवी। आप दे रहे हो बेसिक टीवी जिसमें वो पेन ड्राइव भी नहीं लगती, उसको चाहिए यार नेटफ्लिक्स चलना चाहिए। तो स्मार्ट टीवी की डिमांड, प्रेफरेंस क्या है? उसका टेस्ट और प्रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग डिमांड रहती है, तो ये प्रभावित करता है। तो जब भी आप देख लो कौन सा बिजनेस आउटडेटेड हो रहे हैं, जिनकी जो कंज्यूमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, जो कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं है, वो आउट हो जाएंगे। पहले डीवीडी चलती थी, सीडी प्लेयर चलता था, उससे पहले कैसेट्स चलते थे, अब पेन ड्राइव का जमाना आ गया यार, अब तो क्या ऑनलाइन ही हो गया। लोग क्या स्टोरी क्या करें, गाना ऑनलाइन सीधा ही बजाएंगे, है ना, यूट्यूब से सीधा बजा लेंगे। तो वो बिजनेस आउट हो गई। डीवीडी अब सीडी अब कोई बात करता है क्या? उससे पहले वीसीआर भी चलता था, ठीक है, आप उस जमाने में होंगे तो आपको पता होगा, नए बच्चे हो तो नहीं पता होगा, कोई नहीं।
तो टेस्ट के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिमांड चेंज होती रहती है। देन क्या, इंटरेस्ट रेट्स। अब यार ये क्या हुई, ये यार ब्याज की दरें कैसे प्रभावित करती है, तो ये अपन डिटेल में तो पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में। सारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये इसी पे ही है, ठीक है, वो बताएंगे। लेकिन अपन कॉमन कंसेप्ट पढ़ते हैं। जैसे आपको घर खरीदना है, घर खरीदना है तो खरीदना यदि आपकी क्षमता है तो डिमांड आप जनरेट कर रहे हो, लेकिन आपके पास अभी पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे। नॉर्मली देखो शहर वालों के पास अब घर भी महंगे हो गए, इनकम भी इतनी होती नहीं है। अब गांव वाले तो क्या है, जमीनें बेच के यार पैसा बड़ा है खूब, इतनी महंगे भी नहीं होते घर, ठीक है। शहर में तो आपको क्या है, लोन लेना ही पड़ता है ना। अब आप लोन लेने गए, आता है ना कि भाई आपका सपना हम पूरा करेंगे, दिस हाउसिंग फाइनेंस, जो भी ऐसी कंपनी खूब सारे ऐड आते हैं। आप सपना पूरा करने के लिए पहुंच गए, पहुंचे, उसने कहा कि यार ब्याज की दर लगेगी 20%। आपने कहा 20%, अब मेरा सपना सपना ही रहेगा, तो ठीक है। तो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो क्या होगी, डिमांड कम होगी। सिंपल सी अपना ये समझा, बाकी मॉनेटरी पॉलिसी में करेंगे। और वही आपको कहता नहीं 2% पे ब्याज ले जाओ आप, तेजता, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप तो आधे पैसा, आप तो आप में घर खरीदता हूं। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ी, तब क्या हुआ, डिमांड कम हो गई। यदि यही इंटरेस्ट रेट कम होती तो डिमांड क्या होती, बढ़ जाती, है ना। इंटरेस्ट रेट कम है, सब लेने आ गए, घर ले लिया, जनरल समझ लिया। नेक्स्ट क्या, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इन जनरल, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, जितने लोग उतनी उसकी आवश्यकता है। अब एक रोटी कपड़ा मकान सबकी आवश्यकता है, तो ठीक है, जितने 10 लोग थे तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड थी, अब 20 लोग हो गए तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड बढ़ेगी। तो एक सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड ऑटोमेटिक कम होगी। सीजन और वेदर, कैसे, कुछ चीजों की डिमांड क्या होती है, सीजन पर डिपेंड करती है। जैसे अब स्वेटर की डिमांड है, तो कब आएगी, सर्दियों में आएगी, गर्मियों में थोड़ी आएगी। सर्दियों में किसकी डिमांड है, स्वेटर्स की। वैसे ही गर्मियों में क्या, शॉर्ट्स वगैरह की डिमांड बढ़ जाती है। अब बारिश के मौसम में किसकी, अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन अब कुछ लोग जो अभी जेन जी जनरेशन है वो बोलेगी नहीं नहीं सर, आजकल तो हम छाता गर्मियों में भी यूज करते हैं। तो भाई देखो आजकल आपने सीजन चेंज कर दिया उसका, ठीक है। तो सीजन और वेदर क्या है, डिमांड डिसाइड करते हैं। तो पर्टिकुलर उस सीजन की बात करेंगे तो डिमांड उसमें बढ़ी हुई रहेगी। जैसे सर्दियों में स्वेटर की डिमांड रहेगी, वही स्वेटर गर्मियों में नहीं बिकता, डिमांड नहीं रहेगी। नेक्स्ट लास्ट है रिलेटेड गुड्स की प्राइस, वो क्या है वो अपन देखेंगे। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, डिमांड क्या होती है, 4 फैक्टर्स होते हैं, है ना। एबिलिटी, नहीं सबसे पहले तो विलिंगनेस, फिर एबिलिटी, देन एक टाइम पीरियड होना चाहिए और उसकी एक प्राइस के साथ होना चाहिए। फिर अपन ने पढ़े कौन से फैक्टर डिमांड को निर्धारित करते हैं, प्रभावित करते हैं, कुछ भी समझ लो। तो ये फैक्टर्स क्या है, कहीं ना कहीं डिमांड को ऊपर नीचे करते रहते हैं। और अब होता क्या है, प्रैक्टिकलिटी में देखोगे ना, सारे फैक्टर्स, एक फैक्टर नहीं लगता है एट ए टाइम, लगता है। लेकिन जब भी अपन फैक्टर डिस्कस करते हैं तो अपन ये मानते हैं कि प्राइस ले रहे हैं तो बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है ना, वो चेंज नहीं हो रहे हैं, केवल प्राइस चेंज, तब अपन कुछ असर्टेन कर पाएंगे। बट प्रैक्टिकलिटी में सारे फैक्टर कहीं ना कहीं एक दो साथ लग रहे होते हैं ना, टेस्ट भी हो जाता है, इनकम भी बढ़ जाती है, प्राइस भी बढ़ जाती है, सब चीजें एक साथ लग रही होती है, तो फिर उसका मिक्स इफेक्ट आता है। वो अपन आगे इन्फ्लेशन में देखेंगे कैसा इफेक्ट आता है। तो क्या क्या फैक्टर्स थे जो डिमांड को प्रभावित कर रहे हैं, प्राइस, देन फ्यूचर प्राइस क्या होगी, है ना, देन इनकम क्या है कंज्यूमर की, फिर उसके प्रेफरेंसेस क्या है, और क्या हो गया आपने देख लिया, इंटरेस्ट रेट देख लिया आपने, रिलेटेड गुड्स अपन देखेंगे, पॉपुलेशन देख ली। तो ये सब क्या है, प्रभावित करता है। रिलेटेड गुड्स क्या हो गया, दो टाइप के गुड्स होते हैं, ठीक है, जो रिलेटेड गुड्स में आता है। सबसे पहले है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हम साथ साथ है वाले गुड्स, मतलब दोनों की डिमांड क्या होती है, साथ साथ बिकते हैं, साथ साथ कंज्यूम होते हैं। जैसे कॉमन सा एग्जांपल अपन लेते हैं, पेट्रोल और पेट्रोल वाली कार, है ना। अब आजकल कारें में क्या खूब सारी आती है, अब ईवी कार में तो पेट्रोल लगेगा नहीं, तो साथ साथ कौन है, पेट्रोल और पेट्रोल वाली कार, ये साथ साथ बिकते हैं, एक साथ कंज्यूम होता है। तो इनको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक दूसरे को सपोर्ट करता है। अब इसमें क्या है, अब इसमें डिमांड का रूल कैसे लगेगा, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ी, मतलब पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, तो जो उसकी पूरक वस्तु है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस तो पेट्रोल की बढ़ी है लेकिन डिमांड किसकी कम हो रही है, कारों की, पेट्रोल वाले कारों की। अब वही आपका भाई याद करो, आपका जो दोस्त था जिसने कार का शोरूम खोला था गांव में, अब उसकी डिमांड सेल भी अच्छी होने लग गई, फिर एकदम से 5-7 दिन सेल ही नहीं हुई। वो क्या यार, मेरे तो कार की रेट पहले भी वही थी, कार की तो रेट मेरी चेंज नहीं हुई, पहले भी मैं 10 लाख में बेचता था, आज भी मैं 10 लाख में बेचता हूँ, लेकिन पहले तो कस्टमर आते थे, आजकल आ ही नहीं रहे। पता किया तो पता लगा कि यार
मोदी जी ने हफ्ते भर पहले पेट्रोल के दाम डबल कर दिए। दाम डबल हो गए तो लोग पेट्रोल की कार ही नहीं खरीद रहे हैं, सब वो साइड वाले ईवी वाला शोरूम है, ईवी वाले में जा रहे हैं। यार इसने कहा यार पहले ईवी वाले खुलवाते यार, सर्च सही करवाते, पता नहीं फ्यूचर में क्या हो जाए। तो बढ़ा है तो क्या है, पेट्रोल है। उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, बढ़ा तो पेट्रोल है और घर मेरा जल गया। ठीक है, तो उसकी कार की सेल कम हो गई। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दूसरे होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट होता है पूरक या प्रतिस्थापन। नहीं, पूरक तो वो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, ये प्रतिस्थापन वस्तु है ना, और स्थानापन्न वस्तु है जो अल्टरनेटिव होती है। ये दोनों दुश्मन होता है, एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा। समझ गए, दुश्मनी भी कैसे गहरी वाली, मैं आऊंगा तो तू नहीं आएगा। अल्टरनेट, दोनों दोनों का नेचर ऐसा होता है कि दोनों साथ कंज्यूम नहीं होते, या तो आप वो ले लोगे या फिर ये ले लोगे, है ना। इस टाइप के गुड्स को क्या कहते हैं अपन, प्रतिस्थापन गुड्स कहते हैं। जैसे अब सिंपल सी बात इसी में देख लो, एक नॉर्मल सा एग्जांपल चलता है चाय कॉफी का। ठीक है, अब चाय की रेटें बढ़ेगी। अब चाय कॉफी आप साथ कंज्यूम थोड़ी करते हो, नॉर्मली कहीं जाते हो किसी के भी घर में गए, है ना, तो आप या तो कहोगे चाय, वो आपको पूछेगा चाय लोगे या कॉफी, आप दोनों में से एक कहोगे। ऐसा थोड़ी है चाय कॉफी मिक्स करके लिया, नहीं नहीं मैं तो क्या है कि दोनों में दुश्मनी नहीं करता, बराबर डिमांड रखता हूँ, वैसा थोड़ी होता है। दोनों की क्या है, नॉर्मली सब्स्टिट्यूट होते हैं, या तो चाय लोगे या कॉफी लोगे। अब मान लो कॉफी की रेटें खूब सारी बढ़ गई, है ना, कॉफी की रेटें डबल हो गई, तो अब वो आपको पूछने वाला क्या पूछेगा, आप वैसा चाय चाय ले आऊं क्या, तो चाय ले आऊं क्या मतलब अब वो कॉफी का ऑप्शन ही नहीं दे रहा, तो क्या हो गई, प्राइस किसकी बढ़ी है, एक वस्तु की, डिमांड किसकी बढ़ गई, दूसरी वस्तु की। प्राइस तो कॉफी की बढ़ी है, लेकिन डिमांड चाय की बढ़ा दी उसने आपके, तो इसको क्या कहते हैं अपन, प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, एक की प्राइस बढ़ती है, दूसरे की डिमांड बढ़ती है, सिंपल। ये आपको समझना है। अब ये तो पुराना एग्जांपल हो गया, अब आज के मॉडर्न टाइम की बात करें, मॉडर्न टाइम में बात करें तो ये पेट्रोल कार और ईवी कार। अब मान लो पेट्रोल कार की रेटें बढ़ा दी, ठीक है, पेट्रोल कार की रेटें बढ़ गई, तो अब लोग सोचेंगे यार ईवी कार के बराबर ही पेट्रोल कार आ रही है, तो क्या है फिर ईवी कार ही खरीदें, है ना, सस्ता पड़ता है अपने आगे। तो इसमें क्या हुआ, प्राइस तो पेट्रोल कार की बढ़ी है, लेकिन डिमांड किसकी बढ़ गई, ईवी कार की। और सेम वाइस वर्सा देख लो, ईवी कार की प्राइसेस बहुत बढ़ गई, अभी तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, कल गवर्नमेंट का सब्सिडी नहीं 5 लाख रुपए और बढ़ गई रेट है, तो अब क्या इतनी महंगी खरीदेंगे, या 15-20 लाख की, मतलब स्टार्टिंग कार है ईवी की खरीदेंगे क्या, पेट्रोल की तो 5-6 लाख में आ जाती है, तो फिर छोड़ो, फिर पेट्रोल कार की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, आपस में लड़ाई करते रहता है ना दोनों का। तो ये बेसिकली क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो एक दूसरे के अल्टरनेट होता है। ठीक है, एक लोगे तो आप दूसरा नहीं लोगे, कॉम्पिटिटर्स है ना। अब कॉमन यदि कोई सेंस में बात करें, दो दुकानदार सेम माल बेच रहे हैं, एक ने कहा मैं ज्यादा रेट में बेचूंगा, तो क्या होगी, दूसरे के दुकानदार दुकान पे क्या डिमांड बढ़ जाएगी, यहाँ से नहीं लोग वहां से ले लेंगे ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना रिलेटेड गुड्स। ये दोनों कंसेप्ट बहुत काम के है ना, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेटेड। आपको स्टेटमेंट आ सकता है ना, यदि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक गुड्स की डिमांड बढ़ती है, एक गुड्स की प्राइस बढ़ती है, तो क्या दूसरे गुड्स की डिमांड कम होगी या बढ़ेगी, जो भी स्टेटमेंट है आपको आराम से पढ़ना है, अपना कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, और कि हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में तो क्या होती है, पूरक वस्तुओं में एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है, लेकिन सब्स्टिट्यूट्स में क्या होता है, एक की प्राइस बढ़ी तो दूसरे की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, ये चीजें बात है। अब आता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड वैसे कोई भिन्न नहीं है, अपन ने जो पढ़ाई है वही बात है। क्या पढ़ा था सबसे पहले अपन ने सबसे पहले यही पढ़ा था कि भाई किसी भी वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो क्या होगी, डिमांड कम होगी। ये तो कैसा पता ही है, हमको सबको ही पता है, तो यही तो लॉ ऑफ डिमांड है, कुछ नया थोड़ी आएगा, कंसेप्ट तो कंसेप्ट ही है। ठीक है, थोड़ा सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिया। क्या हुआ, किसी की प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगी, उसकी डिमांड कम होगी। अपन इतनी देर से यही पढ़ रहे हैं, यही घूम रहे हैं। अब इसको थोड़ा ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे प्रेजेंट कर दिया, पहले किसी गुड्स की प्राइस क्या थी, प्राइस देख लो आप 15 रुपए थी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने लोग खरीदार बैठे थे, 20 लोग। अब प्राइस बढ़ गई, 30 रुपए हो गई, तो क्या हो गई, क्वांटिटी कम हो गई, डिमांड। अब एग्जाम्पल लेते हैं, सर ये तो ग्राफ है, ग्राफ से तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास 100 रुपए है, घर वालों ने दिए जाओ प्याज लेके आने मार्केट से, आपने सोचा 50 रुपए किलो होंगे, 2 किलो ले आएंगे, गए जोश जोश में उधर जाके बोले अंकल 2 किलो प्याज, उसने कहा 200 रुपए, अरे नहीं यार 100 रुपए के ही लेने हैं मेरे को तो फिर क्या हुआ, 1 किलो ही लिया आपने, तो क्या हुई, प्राइस बढ़ी,
तो आपकी जो क्वांटिटी थी, पहले आप क्या 2 किलो ले रहे थे, अब आप क्या क्वांटिटी ले रहे हो, 1 किलो ही ले रहे हो। आप जो क्वांटिटी ले रहे थे, तो उस प्याज की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, 1 किलो ही हो गई। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, ये इसी को कर्व में रिप्रेजेंट करना है। अब इसका कर्व इस तरह से बनता है। ठीक है, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, एक सिंपल सी बात है, अपन ने समझ ली। तो ये तो क्या है, आप बोलोगे आम आदमी को ही पता है, हम फिर इकोनॉमिक्स में क्या नया पढ़ रहे हैं। तो नया देखो, थोड़ा एक नया और कंसेप्ट पढ़ते हैं जो आम आदमी को नहीं पता है। क्या नहीं पता है, मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ, ये तो नहीं पता है ना, ये पढ़ते हैं। ये क्या है, इलास्टिसिटी क्या होती है। अपन नॉर्मली अपन मैडम कोई पजामा पहनते हैं, रबड़ कहते हैं, उसमें इलास्टिस क्या कहता है कि भाई जो जितना खिंच गया वो उतना इलास्टिक है, जो कम खिंचा वो कम इलास्टिक है। मतलब अभी जो अपन ने लॉ पढ़ा था, क्या लॉ पढ़ा था कि प्राइस बढ़ने से क्या होगी, डिमांड कम होगी। ठीक है, मतलब प्राइस बढ़ने से कुछ डिमांड पे फर्क पड़ा। तो ये फर्क कितना पड़ रहा है, ये जो चेंज हो रहा है, ये कितना हो रहा है, वही क्या है, इलास्टिसिटी है। ज्यादा चेंज हो रहा है तो ज्यादा इलास्टिक है, कम चेंज हो रहा है तो क्या है, कम इलास्टिक है। सिंपल सी यही बात बता रही है। अब ये प्राइस के कारण भी हो सकता है, एक जनरल इलास्टिसिटी की बात करें। और भी अपन ने कुछ फैक्टर पढ़े थे, इनकम, इनकम के कारण हुआ तो क्या हो गया, इनकम इलास्टिसिटी। सिंपल सी, जो कोई भी फैक्टर लेंगे उसके कारण कितना चेंज हो रहा है, इनकम के कारण। इनकम 10% से बढ़ी तो क्या अपनी डिमांड उसके अकॉर्डिंग बढ़ रही है क्या, 10% से बढ़ रही है, 15 से बढ़ रही है, 5 से बढ़ रही है, वो सब क्या इलास्टिसिटी है। अब इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, बट फिर भी आपको पता है। अब क्या टाइप की इलास्टिसिटी होती है, बहुत फटाफट देखते हैं। एक होता है रेशियो 1, इसका रेशियो 1 क्या हुआ, यदि किसी की प्राइस 10% से बढ़ी है और उसकी डिमांड 10% से प्राइस इंक्रीज हुई है, और उसी की डिमांड 10% से कम हुई है। ठीक है, तो डिमांड में क्या फर्क आया, 10%, और प्राइस में कितना हुआ, 10%। तो ये क्या, 1 वैल्यू आ गई, तो इसको 1 कह दिया, सिंपल सा। मतलब बराबर का फर्क हो रहा है, जितनी प्राइस बढ़ाई उतनी डिमांड कम हो गई। तो इसको क्या कहेंगे अपन, यूनिटरी इलास्टिसिटी। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना, समझ गए, यूनिटरी, एक से बराबर, जितना हो रहा है उतना हो रहा है। अब कुछ इससे ज्यादा ही फर्क पड़ता है कुछ केसेस में, कैसे। अब लग्जरी आइटम जो भी होता है ना, क्या होता है, वो आदमी की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा उसकी प्राइस बढ़ गई, आप भी क्या सोचेगा यार बाद में खरीदेंगे, तो थोड़ी सी भी उसमें प्राइस सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, तो थोड़ा सा भी होते है अपन क्या करेंगे, यार ये तो जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। तो वो क्या होता है, ज्यादा इलास्टिक होता है, जिसमें ये रेशियो 1 से ज्यादा है। मतलब जो ये डिमांड चेंज हुई है, ये 10% की बजाय 20% से चेंज हो गई। चेंज होने का मतलब कमी होगी बेसिकली, तो अपना नॉर्मल लॉ क्या कहता है, उल्टा चलता है। तो 20% से हो गई, तो जिसमें ये वैल्यू 1 से ज्यादा है उसको अपन ने इलास्टिक कह दिया, और जिसमें ये 1 से कम है, तो मतलब 10% से प्राइस चेंज होने के कारण डिमांड आपकी तो केवल 1-2% से चेंज हुई, वो किस में होती है, नेसेसरी गुड्स में। अब जैसे टमाटर है, टमाटर के भाव आपके बढ़ गए, ठीक है, आप उपयोग कम करोगे, बट इतना भी नहीं कम करोगे कि यार बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है। ठीक है, आप सूप बना के नहीं पियोगे यार, पहले तो आप क्या घर पे रोज टमाटर का सूप बनाते थे, अब आप क्या करोगे कि यार जो सब्जी में लग रहा है उतना तो डालना ही है, तो थोड़ा बहुत कम हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे, इन इलास्टिक, मतलब एक से कम रेशियो है। अब दो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, परफेक्टली इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का कंसेप्ट क्या हुआ कि डिमांड यदि मान लो 1%, मतलब प्राइस 1% से भी बढ़ी तो डिमांड क्या होगी, 100% से कम हो जाएगी। प्रैक्टिकली होता है क्या, नहीं होता है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, पता होना चाहिए। और परफेक्टली इन इलास्टिक ये तो फिर भी मिल जाता है। उसका मतलब क्या हुआ, प्राइस कितनी भी बड़ी हो, डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किस केस में, अब मेडिसिन है, अब आप ऑक्सीजन का, कोविड याद करो, कोविड के टाइम में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रेट कितनी बड़ी थी, 50 गुना, 20 गुना, जो मुंह मांगी कीमत है। लेकिन क्या उसकी डिमांड कम हुई, क्या नहीं हुई, क्योंकि आदमी को लेना ही है, नेसेसिटी है, उसकी लाइफ सेविंग चीज है। तो इसमें क्या हो गई, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो ये कॉमन कंसेप्ट है, पता बस होना चाहिए, डेप्थ में नहीं जाना है कि 1 रेशियो क्या है क्या नहीं है। इलास्टिक का मतलब ज्यादा खिंच गया रबड़, मतलब ज्यादा चेंज हो रहा है, इन इलास्टिक का मतलब कम चेंज हो रहा है, और यूनिटरी मतलब एकदम बराबर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या क्या कंसेप्ट कर लिए, सबसे पहले अपन ने डिमांड, वो अपन ने रिवाइज भी कर लिया था। सेकंड अपन ने कौन से फैक्टर्स है जो प्रभावित करते हैं, फिर अपन ने दो रिलेटेड गुड्स पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट, याद है ना। फिर अपन ने लॉ पढ़ा, फिर ये इलास्टिक वगैरह पढ़े। अब क्या आए हैं अपन, लॉ तो अपन ने पढ़ लिया, लॉ तो सबको पता है, लॉ कह रहा है लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस बढ़ेगी, डिमांड क्वांटिटी कम होगी। ठीक है, अब क्या नहीं पता है लोगों को, जो आपको पता करना है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज है वो चीज है एक्सेप्शंस। देखो, हर चीज की विडंबना देखो, जितना लॉ काम का नहीं होता ना, उतने उसके अपवाद काम के होता है, और अपवाद से ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नॉर्मली यहां से आएगा कि भाई क्या ये
लॉ ऑफ डिमांड के बाद। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? नॉर्मली लॉ ऑफ डिमांड है प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। अब अपवाद का मतलब क्या कि ये रूल नहीं लगता, ये रूल फेल हो गया। कहाँ कि यहाँ आके सारे रूल फेल हो जाते हैं, क्या इन केसेस में। तो सबसे पहला क्या केस है? जो नेसेसिटी की चीज है। अब नमक है, अब बढ़ जाए 10 रुपए किलो था 20 हो गया, 20 का 40 भी हो जाएगा, तो भी आपको आपको डालना है, डालोगे। तो क्या ये लॉ ऑफ डिमांड या क्या लग रहा है कि नहीं यार एकदम डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर लाइफ सेविंग मेडिसिन, अपन ने अभी एग्जांपल लिया था ऑक्सीजन किट वाला, तो वही। तो उसमें क्या होता है, भले कोई भी प्राइस हो आपको खरीदना ही है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड यहाँ लग रहा है कि भाई हाँ ये बढ़ना चाहिए था, नहीं लगा, नहीं लगा। फिर आ गया फैशनेबल गुड्स। फैशनेबल गुड्स में क्या होता है, फैशन के अकॉर्डिंग चलता है, प्राइस से कोई मतलब नहीं है। अब भले आपकी, अब अमिताभ बच्चन आपने देखा ना, पहले 1970 में उनकी पैंटें चलती थी, वो पीछे से नीचे से चौड़ी चौड़ी होती थी। अब वो कोई पैंट अभी आपको 500 रुपए में दे, और जो आपकी नॉर्मल जींस है वो 1000 रुपए में मिल रही है, तो क्या आप खरीदोगे? क्या उस फैशन के जाने के बाद उसको खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। अब जैसे टीवी में भी देख लो, अब आपको चाहिए स्मार्ट टीवी, पहले वो नॉर्मल टीवी चलती थी। अब भले ही उसकी प्राइस कम हो जाए, डिमांड बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि फैशन तो क्या चल रही है, स्मार्ट टीवी की चल रही है ना। अब आप भी स्मार्ट लोग हो तो स्मार्ट टीवी चाहिए, तो स्मार्ट टीवी के लिए फिर क्या है, फैशन के अकॉर्डिंग डिमांड रहेगी, फिर प्राइस का नहीं है ऐसा। नेक्स्ट स्पेकुलेटिव गुड्स, ये क्या होते हैं? ये होते हैं शेयर वगैरह। डिटेल में अपन आगे शेयर मार्केट में देखेंगे, लेकिन शेयर वगैरह में क्या होता है, ऐसा चलता है कि भाई जब शेयर की भाव बढ़ रहे होते हैं ना, तो लोग सोचते और बढ़ेंगे तो उसको खरीदते हैं, यार आज बढ़े कल बढ़े, अरे यार बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, प्राइस तो बढ़ रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड भी बढ़ा रहे हैं। ये तो सिस्टम यार उल्टा हो गया। हाँ तभी तो कह रहे हैं अपवाद है, अपवाद का मतलब क्या हुआ, उल्टा ही तो हुआ। तो शेयर वगैरह के केस में क्या होता है, जब भी स्पेकुलेशन वाली चीजें होती है, तो उसमें क्या होगा, जब प्राइस बढ़ रही होती है ना, तो लोग और घुसता है कि यार प्राइस बढ़ रही है और बढ़ेगी और बढ़ेगी, तो उस तरह से तो उसमें लोग खरीदता है। एक होता है इंटॉक्सिकेंट्स। इंटॉक्सिकेंट्स क्या, मादक पदार्थ। अब नशा तो आपको पता ही है, खूब सारे नशे चलते हैं, और आजकल तो इतने सारे हो गए मेरे को भी नहीं पता कितने कितने होते हैं। एक जनरल नशे अपन देखते हैं आसपास में, अफीम का होता है, दारू का नशा होता है। अब उस आदमी को बोलो कि यार आज तो रेट बढ़ गई है, गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगा दी, एक्साइज ज्यादा कर दी है, ये तो बोतल महंगी हो गई है, वो नहीं लेगा क्या? वो कि नहीं भाई अपने को तो चाहिए, भले चाहे घर के गहने बेच दूं, जमीन बेच दूं, कुछ भी बेच दूं, लेकिन मेरे को तो क्या है, चाहिए तो चाहिए। तो मादक पदार्थों में या नशीले पदार्थों में क्या है, ये चीजें लगती नहीं, ये रूल लगता ही नहीं है। ये वो सब वो लोग है ना, मोह माया से परे है, वो इन सब रूल से ऊपर उठ चुके हैं। उन्होंने कहा हमने डिमांड सप्लाई के रूल को फेल कर दिया है, इकोनॉमी क्या चीज है। उन लोगों के लिए क्या है, ये रूल नहीं लगता है। तो अभी अपन ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा नेसेसरी आइटम्स, आवश्यक वस्तु है। फिर जो लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह है, देन फैशनेबल आइटम्स है, स्पेकुलेटिव आइटम्स है, फिर पढ़ा इंटॉक्सिकेंट्स। अब दो गुड्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेबलेन गुड्स और गिफिन गुड्स। ये वाले सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको कि क्या होते हैं। मेंस का यदि कोई पेपर हो तो 2 नंबर का पूछ सकते हैं, प्री में पूछ सकते हैं भाई ये गिफिन गुड्स के केस में क्या लगता है, उस केस में क्या डिमांड बढ़ेगी तो ये प्राइस बढ़ेगी, तो डिमांड कम होगी बढ़ेगी, कुछ भी आपको घुमा के पूछ सकता है। तो पहले अपन कंसेप्ट समझेंगे, फिर समझेंगे उसका क्या होता है। तो सबसे पहले वेबलेन गुड्स। वेबलेन क्या गुड्स, इससे अपने को सिंपल सी लग्जरी गुड्स होते हैं। लग्जरी गुड्स कैसे, जो स्टेटस सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो ऐसा है कि इनमें क्या है ना, आदमी पैसा नहीं सोचता, दिखाना सोचता है कि यार उसने ये कार खरीदी, मैं देख इससे महंगी महंगी खरीद के लेके आया हूँ। अब मेरे को पैसे से नहीं, पैसे 6 डबल लगते हैं, लेकिन समाज में अपना क्या है, इज्जत रहनी चाहिए, दाग रहना चाहिए। अब आप देखते हो ना गाँव में खूब लोग पैसे वो नहीं हो अपनी दाग जमाने के लिए स्कॉर्पियो वगैरह खरीद लेते हैं, तो वो क्या है, स्टेटस वाले गुड्स है। तो बेसिकली क्या होता है, लग्जरी आइटम्स होते हैं, ठीक है। और जो उसके व्यक्ति के स्टेटस को प्रतीक करता है, उसकी प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है कि भाई ये उसमें वो ये नहीं देखते कि महंगा है। और काफी बार क्या होता है ना, वो ये सोचते हैं कि ये चीजें महंगी हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसमें क्वालिटीज अच्छी होगी। अब जैसे अपन रोलेक्स की वॉच आती है, राडो की वॉच आती है, अपन क्या सोचते हैं, बताती तो टाइम ही है ना, करती क्या है, टाइम ही तो बताती है। 500 रुपए वाली घड़ी भी टाइम बताती है, वो भी टाइम बताती है, लेकिन वो क्या है, एक तो स्टेटस सिंबल है कि यार रोलेक्स की वॉच पहनी हुई है। अभी अंबानी जी ने अपने उस बेटे की शादी में, वो एक्टर्स आए थे, 2-2 करोड़ की वॉच गिफ्ट करी। गिफ्ट तो वो छोटी वाली वॉच भी कर सकते थे ना, क्यों, स्टेटस सिंबल है। तो उन चीजों में क्या होता है ना, उल्टा सिस्टम चलता है। क्या चलता है, उनकी प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड भी बढ़ेगी। क्यों, अब लोग क्या सोचते हैं यार, उस वाले स्टेटस ग्रुप में अपने को जाना है, यार प्राइस सस्ती चीजें लेके आ गए उसको कौन गिनेगा, तो उस वाले ग्रुप में जाना है, तो प्राइस महंगी हुई तो क्या, हाँ यार मैं वो खरीद सकता हूँ, केवल मेरे को बताना है स्टेटस सिंबल। तो उसको क्या कहते हैं अपन, वेबलेन गुड्स। और ये क्या होता है, काफी बार एक्सक्लूसिव होता है, जैसे काफी आप क्लब्स देखते हो,
वो उनकी मेंबरशिप फीस क्या होती है 5 लाख 10 लाख, और वो अदर देन मेंबर्स अलाउ ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो भाई हमारा स्टेटस है, कम लोग आएंगे तो कब ठीक है ना। बाइकर्स ग्रुप होता है, कार ग्रुप होता है कि आपके पास फेरारी वगैरह ये कारें होनी चाहिए तब हम अलाउ करेंगे। तो ये होते हैं वेब लेन गुड्स। तो इसमें क्या सिस्टम चलता है, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। क्यों? कि उसको लगता है कि यार महंगी है इसलिए अच्छी भी होगी, प्लस उसका स्टेटस सिंबल है कि हम महंगी चीजें खरीद पा रहे हैं। कॉमन एग्जांपल क्या हो गए भाई, डिजाइनर कपड़े हैं, लग्जरी वॉचेज है, ठीक है, लग्जरी कार्स है, ज्वेलरीज है, खूब सारे एग्जांपल है। अब एक कॉमन एग्जांपल चलता है आईफोन, ठीक है, नॉर्मली मानते हैं अपन वो है, लेकिन आजकल के टाइम में मेरे को ये लगता है कि वो बहुत कॉमन हो गया है ना। अब वेबलेन वाले वो नहीं सोचते, पहले तो वो लगता था आईफोन, 10 साल पहले आज के किसी के पास आईफोन होता तो वो लगता है आईफोन वाला बंदा है। अब आजकल वाले सबके पास 3 आंखों वाले फोन मिल जाता है, ठीक है, बट एग्जाम में आ जाए तो अभी भी आईफोन इसमें वेबलेन गुड्स में। ये हो गया वेबलेन गुड्स। अब अपन ने पहले तो अमीरों वाले गुड्स की बात कर ली, अब आते हैं थोड़े गरीबों वाले गुड्स में। वो क्या होता है? गिफिन गुड्स। ये क्या होता है? इंफीरियर गुड्स होता है। इंफीरियर मतलब निम्न क्वालिटी के। अब इनकी और क्या विशेषता होती है? निम्न क्वालिटी के होते हैं लेकिन उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। सब्स्टिट्यूट अपन ने पढ़े थे जो प्रतिस्थापन वाली वस्तु है, तो उनका कोई नियर सब्स्टिट्यूट नहीं होता। और साथ में क्या होता है, ये आम आदमी के बजट का मेजर पोर्शन उसका खर्चा उसमें रहता है। कैसे? देखो, कॉमनली नहीं पाए जाते हैं। ये केस हुआ था आयरलैंड में। आयरलैंड में क्या हुआ था, जब फेमिन आया था, भूखमरी थी, बाढ़ जैसी स्थिति थी, उसमें क्या हुआ था, वहां के दो स्टेपल फूड है, मतलब या तो लोग खाते हैं मीट या खाते हैं पोटैटो। अब जब प्राइसेस बढ़ने लगे, दोनों के, मीट के, पोटैटो के, सबके प्राइसेस बढ़ने लगे, तो लोगों ने क्या किया, मीट से पोटैटो पे शिफ्ट कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, कीमतें बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ी, फिर भी इसका क्या हुआ, डिमांड बढ़ी। क्यों? क्योंकि अपन ने यही क्वालिटीज डिस्कस करी थी, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। दूसरा, उसके बजट का मेजर पार्ट है। तो गरीब लोग हैं, अब गरीब खाएंगे क्या, यही खाएंगे, तो वो क्या करते हैं, अपना जो पोर्शन था मीट से शिफ्ट करके किस पे आ गए, पोटैटो खाएंगे। और ये इन्फीरियर नेचर के गुड्स होता है। आज के टाइम में इनका एग्जाम्पल प्रैक्टिकली नहीं मिलता है। कुछ लोग कहते हैं बाजरा इनका एग्जाम्पल है, लेकिन डिस्प्यूटेबल है, काफी जगह उसको काउंटर किया जा सकता है। प्रैक्टिकली नहीं मिलता, थ्योरेटिकली यही एग्जाम्पल है, क्योंकि गिफिन ने दिया था ये कंसेप्ट, आयरलैंड की स्टडी पे ही दिया था, तो उनको गिफिन गुड्स कहा गया। क्या होते हैं, इंफीरियर होते हैं। सेकंड, उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, मतलब वही है उसके आसपास, उसके अलावा आप कोई गुड्स उसकी तरह का यूज नहीं कर पा रहे हो। और तीसरा, आपके बजट का मेजर पार्ट वो होता है, खर्चा उसी में जा रहा है, वो क्या होते हैं, गिफिन गुड्स होते हैं। तो ये भी क्या है, और फिर उसमें क्या होता है, प्राइस बढ़ेगी तो क्या, डिमांड बढ़ेगी। मतलब ये क्या कर रहे हैं, आपका जो लॉ था, आपके लॉ को नहीं मान रहे ये। तो अभी अपन ने वेबलेन और गिफिन पढ़े, वो क्या कर रहे हैं, आपके लॉ को नहीं मान रहे। तो अपन ने क्या पढ़े अभी, एक्सेप्शन। कौन कौन से एक्सेप्शन थे? फर्स्ट एक्सेप्शन, ध्यान तो रख रहे हो ना, नेसेसरी गुड्स। सेकंड, लाइफ सेविंग ड्रग्स। फिर फैशनेबल आइटम्स। उसके बाद अपन ने किस पे चले, ये वेबलेन है, गिफिन गुड्स हो गए। फिर कुछ इंटॉक्सिकेंट मादक पदार्थ वगैरह वैसे हो गए, ठीक है। और स्पेकुलेटिव गुड्स, इन पे क्या नहीं लगता है, ये लॉ नहीं लगता है। अब आगे बढ़ता है सप्लाई, डिमांड, कंप्लीट। डिमांड क्या होता है, पढ़ लिया। डिमांड का लॉ क्या है, पढ़ लिया। डिमांड को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, पढ़ लिया। और डिमांड की लॉ के एक्सेप्शंस क्या है, पढ़ लिया। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी अपन ने देखी थी, वो भी सारा कवर हो गया। अब आती है बात सप्लाई पे। सप्लाई की भी सिमिलर डेफिनेशन जैसे अपन ने डिमांड पढ़ी थी। अब सप्लाई क्या है, अपन ने डिमांड में क्या पढ़ा था, डिमांड है कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर होता है प्राइस सेंसिटिव, तो वो क्या करता है, हमेशा करता है कोई प्राइस कम होनी चाहिए। सप्लाई किसका कंसेप्ट है, सप्लायर है, सप्लायर का, प्रोड्यूसर का, मैन्युफैक्चरर का, ठीक है, जो आपका दुकानदार है उसका। तो वो क्या करता है, सप्लाई कब कैसे, अब मान लो वो तो सप्लाई तो करना चाहता है, तो उसमें क्या होना चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए किसी गुड्स की। जैसे आप गए कि मेरे को ये जमीन का टुकड़ा लेना है, उसके पास गए कि ये जमीन का टुकड़ा लेना है, उसने कहा नहीं बेचता, मेरी इच्छा ही नहीं है, तो क्या सप्लाई आ गई, नहीं आई, ठीक है। तो सबसे पहले तो विलिंगनेस होनी चाहिए। फिर उसने कहा बेचता हूँ, है ना। जैसे एक कुमार है, ठीक है, मटकी बनाता है, मटकी बनाता है। अब वो बेचना चाहता है कि मैं दिन के 100 मटकी बेच दूं, लेकिन उसकी क्षमता है वो 5 ही बना पाता है। तो आप क्या मानोगे, वो सोच तो रहा है कि मैं 100 बेच दूंगा या 100 बना लूंगा, लेकिन नहीं बना पा रहा है। उसके पास कैपेसिटी कितनी है, एबिलिटी टू सप्लाई 5 ही है, तो सप्लाई में कितना आएगा, 5 ही आएगा। फिर वही होना चाहिए सेम, अपने डिमांड में जैसे पढ़ा था, प्राइस होनी चाहिए जिसपे दोनों एग्री करे। जैसे अपने कोल्ड कॉफी वाला एग्जाम्पल लिया था, वो कर रहा है 200 रुपए सप्लायर, और बायर कह रहा है कि नहीं 50 रुपए, तो सप्लाई मिसमैच हो गई। फिर एक सर्टेन पीरियड, सेम अपने डिमांड में पड़ा था, सप्लाई कब, कि भाई आज चाहिए उसको, मटकी बना के आज देनी है, कोई 10 साल बाद नहीं देनी है ना।
तो एक सर्टेन पीरियड की बात हो रही है, ऐसा नहीं फ्यूचर में सप्लाई कर दूंगा, फ्यूचर में कर दूंगा, तो वैसा नहीं। तो सप्लाई को अपन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहे, क्योंकि वो सेम डिमांड के जो चारों फैक्टर्स थे वही चारों इसमें लग रहे हैं उसी के एग्जाम्पल। तो ये हो गई सप्लाई। अब बात वही, सप्लाई को कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, पहले अपन ने डिमांड के देखे थे, और सप्लाई में सबसे पहले आपको क्या कॉमन दिखेगा इसमें, प्राइस। ये जो फैक्टर प्रभावित करते हैं ये क्या करते हैं, सप्लाई को डिसाइड भी करते हैं, है ना। जब अपने डिमांड में भी पड़ता फैक्टर डिटरमाइनिंग, फैक्टर अफेक्टिंग, सारी चीजें यही है। और प्राइस दोनों में कॉमन है। प्राइस उसमें भी क्या कह रहा था, प्राइस उसमें भी था, प्राइस इसमें भी है, लेकिन उसमें तो क्या था, प्राइस उसका दुश्मन था, ठीक है। तो उसमें अपन ने देखा था क्या, एक कर बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, तो वो क्या था, इनवर्स रिलेशनशिप था, है ना। डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप था, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन सप्लायर, सप्लायर क्या देखता है, सप्लायर देखता है प्राइस, प्राइस ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो प्राइस ज्यादा होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कंसेप्ट होगा, जो ही प्राइस बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, सप्लाई बढ़ा देगा, क्योंकि उसको क्या दिखता है, पैसा ही पैसा होगा। मतलब प्राइस बढ़ी, 100 रुपए की चीज 120 रुपए में हुई, तो उसको 20 रुपए क्या लगा, और प्रॉफिट बढ़ गया, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, पैसा ही पैसा होगा। आप सिंपल सा एग्जांपल देख लो, स्टूडेंट है और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। स्टूडेंट क्या चाहेगा, फीस कम से कम हो, ठीक है, जहाँ कम फीस है वहां मैं चला जाऊं। और कोचिंग वाले को मजा कब आएगा, जब फीस बढ़ेगी, है ना, क्योंकि वो सप्लायर है, तो उसकी तो प्राइस से दोस्ती है, उसके तो घर में पैसा आएगा, स्टूडेंट को तो घर से पैसा जा रहा है ना, तो वो तो क्या है, कंज्यूमर है। तो सप्लाई प्राइस डिटरमाइन करती है। डिटेल में अपन आगे फिर जैसे डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, इसमें लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। फिर देखो सप्लाई, अब वो कुमार है, अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा था, वो मटका बना रहा है, सप्लाई करना चाहता है 100 की करना चाहता है, लेकिन कर 5 की पा रहा है। क्या कारण हो सकता है, एक तो उसके पास मिट्टी नहीं है, जो मिट्टी चाहिए थी, तो उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है, या फिर जो उसके कारीगर है वो सब क्या के साथ छुट्टी पे गए हुए, हम तो क्या क्या अभी दिवाली आई हुई है, होली आई हुई है, जो भी फंक्शन आया हुआ है 4 दिन बाद आएंगे, मतलब लेबर की शॉर्टेज है। फिर क्या बना दिए उसने गाँव में, अब यहाँ शहर में सप्लाई करनी है, लेकिन कोई ट्रांसपोर्टेशन का मोड नहीं है, या कोई बस एक ही आती है, या फिर अभी सड़कें टूटी हुई है, या बाढ़ आ गई, जो भी सिचुएशन हो गई, तो उसमें क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट का मीन नहीं है। फिर टेक्नोलॉजी भी सप्लाई को प्रभावित करती है, कैसे, अब आजकल तो देखो वो आ गई 3D टेक्नोलॉजी। अब वही कुमार पहले तो नॉर्मली खुद हाथ से बनाता है, तो टाइम लगेगा उसको। अब 3D टेक्नोलॉजी आ गई तो क्या करेगा, सीधा 3D में डाला मटके का फोटो, फटाफट फटाफट। टेक्नोलॉजी क्या हो गई, अब टेक्नोलॉजी आने से क्या हो गई, सप्लाई बढ़ गई उसके, तो सप्लाई फर्क कर रही है। नेचुरल कंडीशन अपन ने देखा था, बाढ़ आ गई मान लो, ठीक है, बाढ़ के केस में वो सप्लाई कर नहीं पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रोडें टूटी हुई है, या फिर वहां पे अब जैसे उत्तराखंड में आप देख रहे हो फ्लैश फ्लड आ गई, सड़कें ही बह गई, जाओगे कहाँ, सप्लाई लाओगे कहाँ से, ये चीज हो गई। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई को कैसे डिसाइड करता है, देखो अपन ने क्या कहा था, सप्लायर को क्या चाहिए, प्राइस, और प्राइस अच्छी चाहिए। मान लो प्राइस 100 रुपए है, ठीक है, सप्लायर को किससे मतलब होता है, प्राइस से, इनडायरेक्टली प्रॉफिट से मतलब होता है। कॉस्ट क्या लग रही है, कॉस्ट मतलब उसका खर्चा, मटकी बनाने में मान लो 100 रुपए की मटकी बेच रहा है, और 90 रुपए उसका खर्चा लग रहा है, तो कितना, 10 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है, उसके घर में तो यही पैसा बचेगा, ठीक है। अब उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट। अब हुआ क्या, प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई, तो वो क्या चाहेगा, मान लो यही कॉस्ट 90 रुपए की 99 रुपीज हो गई, है ना, बढ़ के। प्राइस अपन 100 ही मानते हैं, अपन ने पहले भी डिमांड में भी डिस्कस किया था, जब भी अपन एक फैक्टर लेते हैं तो बाकी सारों को क्या मानते हैं भाई, कांस्टेंट रहता है। सब चेंज हो जाएंगे तो रूल नहीं लगेंगे। ये मान लिया कि प्राइस 100 रुपए है, कॉस्ट 99 होगी, अब वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 1 रुपए कमा रहा है, तो अब उसकी क्या इच्छा होगी, क्या सप्लाई करने की, वो क्या सोचेगा कि मैं दूसरी चीज यार बनाऊं, मटकी में तो प्रॉफिट नहीं है। जैसे किराने का आदमी, किराने वाला दुकान वाला होता है, वो 2 चीज रख रहा है या बहुत सारी चीजें रखता है, जिसमें अब शक्कर में तो उसको लगता है कि रुपए ही कमा रहा हूँ, शक्कर पे वो ज्यादा फोकस नहीं करता है, वो चाहता है मैं काजू बादाम बेचूं या ऐसी चीज बेचूं जिसमें मार्जिन ज्यादा हो। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होने से बढ़ने से क्या होगा, वो सप्लाई कम करना चाहेगा। तो ये इसमें क्या हो गया, उल्टा रिलेशनशिप हो गया, जैसे ही कॉस्ट बढ़ी तो आप ये समझो प्रॉफिट कम हो गया, और सप्लायर को किससे मतलब है, प्रॉफिट से, उसके लिए प्रॉफिट इक्वल्स टू पैसा। तो क्या हो गया, सप्लाई प्रभावित होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। लास्ट में गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसी सप्लाई को प्रभावित, गवर्नमेंट ने किसी चीज पे बैन लगा दिया कि भाई ये माल अभी आएगा ही नहीं, या कस्टम की ड्यूटी बढ़ा दी, या आपको कह दिया कि सप्लाई करना ही करना है, कुछ भी कह सकती है गवर्नमेंट। तो वो क्या कर रही है, सप्लाई को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित कर रही है, ठीक है। तो ये क्या थे, सप्लाई को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या थे, वापस से सबसे पहले क्या हो गई, प्राइस, देन मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कोई नेचुरल डिजास्टर वगैरह ये सारी चीजें हो गई, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया,
और गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई। तो ये क्या कर रहे हैं, सारे सप्लाई को प्रभावित कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बढ़ता है लॉ ऑफ सप्लाई। अभी अपन ने पढ़ा था क्या है, इन दोनों प्राइस और इसके बीच में दोस्ती है। तो दोस्ती कैसे दिखाते हैं अपन, वही प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगी, सप्लाई की जो क्वांटिटी है, सप्लाई का मतलब क्या, कुछ क्वांटिटी करेगा सप्लाई, तो क्वांटिटी बढ़ेगी, सप्लाई की क्वांटिटी बढ़ेगी, दोस्ती है ये। इनके बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन। डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा था, इनवर्स रिलेशनशिप। तो आपको कोई स्टेटमेंट पूछ ले क्वेश्चन में, प्राइस और डिमांड के बीच में क्या पॉजिटिव धनात्मक संबंध होता है, आप कहोगे क्या नहीं होता है। सप्लाई और प्राइस के बीच में धनात्मक संबंध होता है, बिल्कुल धनात्मक संबंध होता है ना। एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ेगा, क्यों, अपन ने देख लिया। अब इसको ग्राफ में समझना चाहे तो सिंपल सी बात है, पहले क्या था, 15 रुपए जब थी प्राइस तो वो कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था, 10। अब रेटें बढ़ गई, रेटें कितनी हो गई, 30 हो गई। तब वो क्या चाहेगा, मैं ज्यादा सप्लाई करूं, ताकि क्या होगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो मार्केट में सप्लाई बढ़ा देगा, कितनी कर देगा, 20। तो एक सिंपल सा ये है, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई की क्वांटिटी बढ़ेगी। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है कि एक कर्व कैसे चलता है, क्या चलता है। बेसिक ये कोर इकोनॉमी का कंसेप्ट है, आपको नॉर्मली भी यूं समझ आ जाएगा। फिर आगे अपन जब प्राइस डिटरमाइन करेंगे तब इसको थोड़ा सा और ढंग से समझेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं अपन। ये होगी सप्लाई। अब सेम अपन ने डिमांड में कहा था कि भाई जितना लॉ इंपॉर्टेंट नहीं होता उतना क्या है, एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है। तो वैसे के वैसे सप्लाई में भी लगता है, आपको कुछ एक्सेप्शंस पता होने चाहिए। एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ, लॉ ऑफ सप्लाई के, जैसे अपन ने पढ़ा था प्राइस बढ़ने से क्या बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, वो अब नहीं लगेगा। मतलब ये वाला कंसेप्ट इन्होंने फेल कर दिया। किस किस में हो गया, सबसे पहले वही प्राकृतिक आपदा है। भले ही प्राइस बढ़ गई है, क्या वो सप्लाई कर पाएगा, यहाँ तो आपदा हुई पड़ी है, रोड ही नहीं है, टूट गई है, सप्लाई कैसे कर पाएगा, है ना। तो प्राकृतिक आपदाओं में नहीं कर पाएगा। पेरिसेबल गुड्स, अब जब ये बात हो रही है प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी, तो ये भी तो है ना सिमिलर, प्राइस कम होने से क्या होगी, सप्लाई कम होगी। ये बात भी तो मैं कह सकता हूँ ना, सेम ही बात हुई, इसमें कुछ समझना है, सेम बात ही है ना। तो प्राइस कम होने से सप्लाई कम होगी, मतलब दोनों एकदम धनात्मक चलते हैं। एक कम होता है दूसरा भी कम होगा। अब पेरिसेबल गुड्स ये क्या होता है, ये वो गुड्स होते हैं जो जल्दी खराब हो जाता है। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल आप दूध का लो, दूध है 1 या 2 दिन। अब अमूल वाला आप ये छोड़ दो, है ना, वो तो प्रोसेस करता है। नॉर्मली सप्लाई कैसे होती है दूध की, गाँव में, है ना, शहरों में आप देखोगे तो वहां लोकल कार्टेल होता है, तो वो दूध सप्लाई करता है। तो उसमें क्या होता है, इनमें उनको रोज के रोज सप्लाई करना है, हद से हद 1 या 2 दिन में क्या होगा, दूध खराब हो जाएगा। अब भले ही उस दिन दूध की प्राइस कम है ना, तो इस रूल के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, वो सप्लाई कम करेंगे। अब 50 के भाव आज 30 के हो गए, बट उसको पता है कल तक तो नहीं, तो मेरे को क्या है, बाहर ही फेंकना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करेगा वो, सप्लाई नहीं तोड़ेगा। तो ये वाला रूल नहीं लगेगा। तो किसमें, पेरिसेबल गुड्स में। फिर होता है आर्ट एंड, जो आर्टिस्टिक प्रोडक्ट है, जैसे अब मकबूल फिजा उजैन है, वो पेंटिंग बनाता है, प्राइस तो बढ़ रही है उसकी खूब, क्या वो उस लेवल से सप्लाई बढ़ाता है, वो नहीं बढ़ाता। वो क्या है भाई, आर्टिस्टिक नेचर है, लिमिटेड होंगे तो क्या है, ज्यादा बिकेंगे। वो अपने अंत मतलब वैसे पूरा ऐसे उस उन सबसे ऊपर उठ चुका है कि ये मोह माया मुझे नहीं, मेरे तो कितना कम होगा उतनी मेरी सप्लाई, मतलब प्राइजेस बढ़ेगी। तो वो प्राइजेस बढ़ने के साथ सप्लाई नहीं बढ़ाते, सप्लाई बढ़ा दी तो वो कहेंगे यार नहीं यार, फिर तो मैं कॉमन हो जाऊंगा ना। तो वो अपनी सप्लाई उतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑब्स्टेकल, जैसे अपन ने फर्स्ट में ही पढ़ा था, नेचुरल डिजास्टर है, ट्रांसपोर्टेशन है, कहीं फैसिलिटी है ही नहीं है, पहुंच नहीं पा रहा है। अब जैसे आप मिनरल्स में देखते हो, क्योंकि मिनरल्स निकलता है तो खानियों में, ठीक है, अब कोयला है, काफी बार प्राइस बढ़ गई लेकिन सप्लाई नहीं आ रही है, क्यों, कि वहां से वो रेल नहीं आ रही है या लिमिटेड ट्रेन है। आपकी गर्मियों में तो कोयले की सप्लाई बढ़ जाती है क्योंकि बिजली बनाने में चाहिए, लेकिन चूंकि ट्रांसपोर्टेशन उतना बाधाएं आ रही है, उतना एक ही ट्रेन आ रही है, उससे ज्यादा आप कर नहीं सकते, तो कोयला तो उतना ही आएगा, सप्लाई कितनी होगी, उतनी ही होगी। ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज, वो अपन ने फर्स्ट केस में भी अभी देखा था कि कौन कौन से गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट कम ज्यादा कुछ भी कर दे, गवर्नमेंट ने कह दिया आपको कि भाई कोई भी प्राइस हो, आपको तो इतने आइटम बेचने ही है, तो आप क्या रोक पाओगे, क्या नहीं बेच पाओगे। भले प्राइस ज्यादा हो कम हो कुछ भी हो, गवर्नमेंट ने लिमिट लगा दी कि एक व्यक्ति को एक ही आइटम देना है। ठीक है, भले ही प्राइस बढ़ गई बट आप सप्लाई कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट मोनोपोली। अब आपके शहर में कोई ना कोई एक ऐसा मोनोपोलिस्टिक आदमी बैठा होगा, है ना, जिस या तो कोई अच्छी मिठाई बना रहा है या अच्छे कोई समोसे बना रहा है, उसको क्या है, ज्यादा मतलब नहीं है, जितना बेचना है उतना ही बेचेगा, भले प्राइस बढ़े
नहीं बढ़े कि भाई मैं तो सुबह का शाम का इतना बनाना है, मेरे को 100 समोसे बेचने, 100 बेचे, आराम से घर गया। उसको पता है मेरे पास ही आएंगे जाएंगे का। अब नॉर्मली एग्जांपल आप रेलवे का ले सकते हो, रेलवे की मोनोपोली है रेलवे सेक्टर में, ठीक है, भले प्राइस बढ़ जाए फिर भी वो अपना क्या है, नॉर्मली उतना ही रखते हैं, जितनी ट्रेन चल रही है चल रही है। ऐसा नहीं है कि ट्रेनें बढ़ा देती है एकदम प्राइस बढ़ने से। ठीक है, ये हो गए एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, अपन ने यही पढ़ा था। जितना इंपॉर्टेंट रूल लॉ नहीं होता उतना एक्सेप्शन होते हैं। अब आपने डिमांड सप्लाई दोनों पढ़ लिया है, ठीक है। अब लास्ट है प्राइस डिटर्मिनेशन, ये अपना कंक्लूजन है। यही पढ़ने के लिए अपन ने इतना सारा है, ये इतनी सारी स्लाइडें पढ़ी, इतना सारा टाइम दिया, किसके लिए, इसके लिए। और पूरी इकोनॉमी किसी पे है, प्राइस कैसे निकल रही है इसके पे, सब इसी पे चल रहा है। ठीक है, कैसे निकलती है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, जहां डिमांड और सप्लाई मैच हो जाए, है ना। अब जैसे अपन एक डायग्राम बनाते हैं, ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ये डिमांड कर्व चल रहा है। डिमांड कर्व में मान लो ये 10 रुपए की यहाँ प्राइस है, ठीक है, 10 रुपए की प्राइस पे खरीदने वाले 30 क्वांटिटी है, लेकिन 10 रुपए की प्राइस में बेचने वाले कितने हैं, 70 जने हैं। तो आपस में मैच नहीं हो रहा है ना। स्टूडेंट, जैसे मान लो स्टूडेंट और कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, स्टूडेंट चाहता है कम फीस हो, भाई मेरे तो कितनी पहुंचाती है, भाई मैं 20,000 फीस दे सकता हूँ, ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए चलो 5,000 दे सकता हूँ। और कोचिंग वाला मांगे नहीं नहीं, हम तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए 50,000 फीस लेंगे, क्योंकि हमने बहुत हाई फैकल्टी बुलाई है। क्या आप दे पा रहे हो, नहीं। तो यदि नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आप दोनों एग्री कर जाओगे, हाँ चलो 5 नहीं 10,000 में अपन एग्री करते हैं। तो वो पॉइंट जहां पे डिमांड और सप्लाई कर एक दूसरे को काट रहे हैं, वहां क्या होगी, प्राइस डिटरमाइन होगी। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है, समझ गए। कुछ समझना नहीं, तो इस प्राइस पॉइंट पे ये डिमांड करो बना, ये सप्लाई करो बना, अब ये दोनों कहाँ काट रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, प्राइस डिटरमाइन हो जाएगी। सिंपल सी बात, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा इसका इसका एक्स्ट्रा करेंगे। कैसे, अब प्राइस तो डिटरमाइन हो गई, अब प्राइस बढ़ती और कम कैसे होती है, क्यों, ये कर्व ही बताएगा प्राइस बढ़ती और कम कैसे होती है, क्योंकि अपन ने ये देख लिया तो अपन को सब समझ आ गया। आगे का जो चैप्टर है इन्फ्लेशन, उसमें इससे सब समझ आ जाएगा, सारा गेम इसी का है। तो फर्स्ट अपन पॉइंट लिखते हैं, यदि डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, है ना, तो क्या होगा, प्राइजेस बढ़ेगी। यार बात तो सही है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तो प्राइजेस बढ़ेगी, ठीक है, कॉमन आदमी को भी पता है। तो फिर अपन इकोनॉमिक में कैसे पढ़ रहे हैं इसको, कुछ थोड़ा चार्ट वार्ट का प्रेजेंटेशन देते हैं, ऐसे नहीं चलेगा, है ना। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अपन देते हैं ताकि आपको कंसेप्ट से समझ आना चाहिए। जनरल बात है, आम आदमी को भी पता है कि यार उसकी तो डिमांड बहुत ज्यादा है और उसकी कोई सप्लाई नहीं कर रहा है, प्राइसेस बढ़ेगी। जैसे आप कॉमन एग्जांपल देखो, दूध वाला है, ठीक है, जो नॉर्मली जो लोकल वेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेट डिसाइड करते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं, प्याज डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, मान लो 200 लीटर्स दूध आ रहा है ना, आप दूध को लीटर्स में मापते हैं, कोई किलो किलो करेंगे, है ना, ऐसे सभी करते हैं अपन। बट फिर भी प्रॉपर यूनिट क्या है इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ रहे तो लीटर्स। तो 200 लीटर्स नॉर्मली दूध आता है एक लोकेलिटी में। अब वहां मान लो डिमांड 200 की है, तो नॉर्मली 200 की डिमांड है, 200 की सप्लाई है, तो क्या हो गई, रेट मान लो 50 रुपए चल रही है इस पे। अब क्या हुआ, किसी दिन शादी का सावा है, बहुत सीजन है शादी की, जोर शोर से शादियां हैं खूब सारी, अब दूध तो सब में चाहिए होता है ना, पनीर में भी चाहिए दूध, मिठाई में भी चाहिए दूध की। उस दिन क्या डिमांड बढ़ गई, बढ़ गई तो डिमांड ये 200 की जगह 300 की डिमांड हो गई। अब सप्लाई तो, गाय तो एक दिन में ज्यादा दूध देने से रही, गाय तो वो 200 लीटर से जहां आ रहा था उतना ही आएगा। तो सप्लाई वही है और डिमांड बढ़ गई, तो क्या होगा, अब वेंडर क्या सोचेगा, अब आप दुकानदार हो, अब जब सप्लाई अपन कर रहे हैं तो आप एज ए दुकानदार के पर्सपेक्टिव से सोचो, जब डिमांड की बात कर रहे हैं तो आप बन जाओ ग्राहक। यदि उसको सोच के आप समझोगे ना तो आपको मजा आएगा, फिर आपको ये क्लास नहीं लगेगी, आपको लगेगा ये तो रियल इवेंट चल रहा है अपना। ठीक है, तो सप्लाई, दुकानदार क्या सोचेगा, यार इतने 300 जने, सप्लाई तो आज हो नहीं पाएगी, मैं 5 रुपए बढ़ा देता हूँ, लेना जिसको लेना वो लेके जाएगा ना, राम नहीं लेगा तो श्याम लेगा, श्याम नहीं लेगा तो मोहन लेगा, मेरे पास तो वैसे भी 200 लीटर ही दूध है, तो खरीदने वाले 300 बैठे हैं, 100 को तो वैसे भी मेरे को देना नहीं है, तो क्यों ना मैं रेट बढ़ा दूं। तो उसने रेट बढ़ा देते हैं। ये जनरल अपन देखते हैं। अब ग्राफ पे कैसे होता है, ये देखो, ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, ये तक तो अपन ने देख लिया। प्राइस कहाँ डिसाइड होती है, ये मान लो ये 50 रुपए प्राइस है। अब जब भी डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो इसका कर्व क्या है, अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है।
ये डिमांड कर्व नया बनेगा फिर, ठीक है, क्योंकि अब डिमांड करने वाले भी तो डिमांड कर रहे हैं ना ज्यादा, कि यार चलो डिमांड वाले भी पहले तो 50 रुपए दे रहे थे कि यार ठीक है 52 रुपए ले ले, 53, 54, 55, कहीं ना कहीं तो वो बढ़ाएंगे ना, क्या दूध तो लिमिटेड है, पीना सबको है, तो क्या करेंगे रेट बढ़ाएंगे, तो डिमांड कर्व क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, किस किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो गया, आपने देखा डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया। तो अब आपका नया प्राइस पॉइंट क्या बना है, अपन ने यही कहा था डिमांड और सप्लाई जहां काटते प्राइस पॉइंट बनता है, तो ये वाला ये क्या है 50-55 रुपए है, ये 55 रुपए डिसाइड हो गया अपने, ठीक है, समझ आ गया, सिंपल सा बात। अब यही सेम बात है, डिमांड कम हो गई, डिमांड कम होगी, मान लो आज क्या है कि सबने, कोई ओकेजन होता है ना, कभी ओकेजन होता है तो अपन कुछ जैसे नवरात्रि होता है तो मीट नहीं खाते हैं लोग, जैसे अब बचबारस का त्योहार आता है तो अपन क्या करते हैं, गाय का दूध नहीं पीते हैं, तो नहीं पीते तो उस दिन क्या होगी, डिमांड क्या होगी, सप्लाई तो 200 लीटर आ रही है, 100 लीटर ही है, तब क्या करेगा वो यही सोचेगा कि यार बेचना है, माल घर पे तो ले जाना है, नहीं खराब हो जाएगा, तो यार थोड़ा सा डिस्काउंट दे देता हूँ, तो आपका कस्टमर को मजा आ गया, डिस्काउंट देगा, 40 रुपए लीटर दे रहा है, 40 रुपए लीटर दे, तो ये क्या हो गया, आपका डिमांड कर क्या होगा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होते ही क्या हो गया, अब क्या प्राइस निकल रही है, 50 से कम ही आ रही है, 40 मान लो, ठीक है, तो अब आपको कंसेप्चुअली क्या पढ़ना है, समझ तो आ गया कि डिमांड यदि सप्लाई से ज्यादा होगी तो क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेगी, और यही दूसरा कंसेप्ट क्या है, डिमांड अगर सप्लाई से कम होगी, दूसरे शब्दों में ये कह दो सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, ये भी कह सकता हूं, सेम नेचर ऑफ डिमांड पे कब सप्लाई बढ़ गई, तो बात तो यही हुई, लेकिन उसका कर्व थोड़ा दूसरा होता है, वो भी अपन देख लेंगे, तो यदि डिमांड सप्लाई से कम होगी तो क्या होगी, प्राइसेस कम होगी, तो ये वाला अपना कंसेप्ट समझ आ गया, तो यही कोर इकोनॉमी है, कैसे ज्यादा होती है कैसे कम होती है। अब एक लास्ट पढ़ लेते हैं, सप्लाई डिमांड से ज्यादा होगी तो कैसे होगा, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट क्लियर, ठीक है, अब आपको थोड़ा, आप वैसे भी होशियार हो गए हो, ग्राफ में भी बना पा रहे हो, ठीक है, लास्ट है सप्लाई यदि ज्यादा है डिमांड से, मान लो डिमांड तो उतनी थी, डिमांड तो आपके 200 लीटर की ही थी, अब क्या हुआ, कुछ लगा कि यार अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, कह रहा हूँ ना, जब जैसे आपने पहले अपने दोस्त को चढ़ाया था, वैसे अब आपको भी लगा यार दूध तो हर आदमी पीता है, तो गाय ले आए और सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई मान लो 300 लीटर की हो गई, अब क्या होगा, सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, यूं तो अपन ने पिछला वाला फॉर्मूले से भी देखते हैं, डिमांड कम है सप्लाई से, या सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, बात तो वही है, तो क्या होगा, प्राइसेस कम होगी, ठीक है, ग्राफ पे देखें, डिमांड का कर्व तो यही है, अब सप्लाई का कर्व क्या है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, यहाँ प्राइस निकल गई 50 रुपए, अब क्या हुई अपनी सप्लाई बढ़ गई, बढ़ गई तो ये सब कर्व नीचे शिफ्ट हो गया, नीचे शिफ्ट होते ही क्या होता है, रेट, डिमांड और सप्लाई जहां काट रही है इस पॉइंट पे क्या होगी, रेट, रेट के सामने आए तो कितने होगी 40 रुपए, तो ये डिमांड एंड सप्लाई। अब ये क्यों कर्व शिफ्ट होते हैं क्या है, अपन कोर इकोनॉमी के स्टूडेंट नहीं है तो अपने को बहुत ज्यादा नहीं समझना है, ठीक है, अपन जीएस में पढ़ रहे हैं, यदि किसी की इकोनॉमिक ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उसके लिए ठीक है, बाकी तो इकोनॉमी के लिए पूरी डिमांड सप्लाई पे एक बुक पढ़ी है, आप पढ़ना चाहो तो एक एक पॉइंट पे, लेकिन अपन ने आज की क्लास में सारी जो कोर चीजें हैं वो सारी अपन ने कवर कर ली है। सबसे पहले अपन ने क्या कवर किया, डिमांड क्या होती है, डिमांड के 4 पार्ट देखे अपन ने, फिर अपन ने क्या देखा, स्लाइड से चलाऊं क्या, सही स्लाइड से चला देता हूं, आपके भी माइंड में आता रहेगा, ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा, फैक्टर कौन कौन से प्रभावित करता है, ठीक है, फैक्टर कौन कौन से थे ये देख लिया आपने, अपन ने रिवीजन भी कर लिया, बार बार नहीं करेंगे, आराम से आप वीडियो वापस चलाओ, वापस से आराम से देखो, कोई इश्यू नहीं। फिर अपन ने रिलेटेड गुड्स देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट दोनों क्या होते हैं, फिर अपन ने क्या देखा, लॉ ऑफ डिमांड, सिंपल सी बात थी, फिर अपन ने देखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, क्या परफेक्ट इलास्टिसिटी, देन अपन ने एक्सेप्शंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ये वेबलेन गुड्स है, गिफिन गुड्स है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें अपन ने पूरी एक एक स्लाइड कर रखी है, आराम से देखो आप, ठीक है, देन अपन ने क्या, सप्लाई, सप्लाई क्या होती है, उसको फैक्टर कौन से प्रभावित करेंगे, देन लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, एंड देन लास्ट में इसके एक्सेप्शंस क्या है, और लास्ट में अपन ने प्राइस निकाल दी, मतलब अपन ने इकोनॉमी लगभग कर ली, यही इकोनॉमी है। इन्फ्लेशन में देखेंगे, यदि आपको ये डिमांड सप्लाई वाला याद है तो मैं आगे इन्फ्लेशन में भी पूछूंगा, अब अगली क्लास अपन इन्फ्लेशन लेंगे तो उससे पहले आप जरूर ये देख के आए, है ना, और पढ़ के भी आए। अब अपन ने डिस्कस कर लिया है, आपने समझ लिया, समझ आपको सबको आ गया, अब आपको क्या करना है, पहली चीज घर जाके आपके नोट्स हैं जिससे भी आप पढ़ रहे हो आप जरूर वापस एक बार पढ़ा, टाइमली आपने रिविजन कर लिया तो आपको बहुत अच्छा, एकदम से आपने पहले तो आपने रटा था
अब आपने कंसेप्ट समझ लिए, मजा आ जाएगा। देन अब आपको एक ये सिंपल सी चीज है, ये क्या है, डे टू डे रूटीन वाली चीज है। आप अब कहीं भी ज्ञान दे सकते हो, कहीं 4 जनों में बैठे हो, कोई बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, अब आपको पता है, देखो या तो क्या डिमांड कम हो गई, ठीक है, या सप्लाई बढ़ गई, या जो डिमांड को प्रभावित करने वाले कारक है वो कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं आपको, या सप्लाई को प्रभावित करने वाले कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। यानी एक एट ए टाइम आपको बहुत सारे कारक साथ में दिखेंगे। अपन ने तो एक ही कारक पढ़ा था कि एक, बाकी सबको क्या रखा कांस्टेंट के, यहाँ प्राइस फर्क करती है, इनकम फर्क करती है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको सारे कारक एक साथ दिखेंगे, प्राइस भी बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रही है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। तो इन सब से जो कंक्लूजन निकलता है ना, वो आपकी रियल लाइफ निकलती है। तो आप रियल लाइफ में इसको अप्लाई करो, सिंपल सी कंसेप्ट है, उससे क्या होगा, मजा आएगा। और आप अब किसी भी बिजनेस कोई खोल रहा हो ना, उसको ज्ञान दे सकते हो। ऐसा नहीं एक डिमांड लगा के यार सबको खरीदना है, सबको खरीदना है, लेकिन कैपेसिटी वैपेसिटी आप सब समझ गए ना, तो उस तरह से। तो आपको एक तो ये नोट से पढ़ना है और जनरली अप्लाई करना है। इससे आपको क्या होगा ना, अभी आपको ये जो एज सब्जेक्ट लग रहा है ना, वो एज एक जनरल एक्टिविटी लगेगी। और जब जनरल एक्टिविटी लग रही है और मतलब डेली का पार्ट आपका बन गया ना, तो आपको लगेगा डिमांड सप्लाई क्या है। और यही पूरी इकोनॉमिक्स है। अपन आगे सारे चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखेंगे ये कैसे प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, तो उसमें अपने को सब समझ आ जाएगा। नेक्स्ट अपन चैप्टर लेंगे इन्फ्लेशन। उससे पहले आप ये जरूर देखें, एक बार नहीं आप 2 बार देखें। इससे क्या होगा ना, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और फर्स्ट टाइम आप देखें, सेकंड टाइम आप नोट्स साथ लेके देखें, उससे क्या होगा, आपको आएगा मजा कि आपने जो पढ़ा है वो अप्लाई हो रहा है। और टाइमली देखें, उसे आपकी मेमोरी रिटेन करेगी। मेमोरी आप पढ़ते ही हो साइकोलॉजी में, आपको पता है कैसे क्या चलती है। तो आज का वीडियो इतना ही, कैसा लगा जरूर बताना, ठीक है। मेरे को लगता है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और साथ में रिवीजन जरूरी है, ठीक है। आगे बने रहिए, अपन नेक्स्ट क्या लेके आएंगे, इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन से तो आपको पता ही है, सीधे क्वेश्चन आते ही है, हर बार आता ही है। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आई सिविल के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।